हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अमित और कौटिल्य एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग हिस्ट्री के 2011, 12, 13 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हिस्ट्री के 2014 के पेपर डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं हिस्ट्री का कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी ईयर वाइज मिलेंगे। इसके लिए कि आपको टाइम पे मिलते रहें, आप कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे 2014 के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। मतलब पूछना ये चाह रहे हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 13 के पेपर में टफ शब्दों को लेके आते हैं, तो आपको दिमाग हिलाने के लिए, लेकिन आप स्थिर लोग हो तो आपको परेशानी नहीं होगी कि चैत्र एक का मतलब क्या होता है। ग्रीगोरियन कैलेंडर में शक संवत में जो चैत्र एक होता है उसका मतलब ग्रीगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। शक संवत आपको पता होगा 78 AD में प्रारंभ किया था। शासक का भी पता होगा, उस शासक का नाम था कनिष्क। ये भारत का मान्यता प्राप्त कैलेंडर है। जैसे इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है, वैसे ही यहाँ चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ शक संवत में होते हैं। तो इसका अगर आपको पता हो कि 22 मार्च को शुरू किया गया था हमारा जो कैलेंडर था, 22 मार्च से, तो अगर आपको ये वाली बात पता होती तो पहला दिन था वो इस चैत्र का। मतलब शक संवत में एक चैत्र का मतलब होता है 22 मार्च, और इसी तिथि को भारत में इस कैलेंडर को शक संवत को मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च या 21 मार्च का, बदलते रहते हैं कई बार। तो 22 मार्च या 21 मार्च का मतलब क्या होता है, एक चैत्र होता है। चलिए, थोड़ा फैक्चुअल प्रकार का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आपको क्या ही फर्क पड़ता है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। आपको ये पता होगा कि इबादत खाना जो था वो इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किस लिए बनवाया गया था इबादत खाना? इबादत खाना बनवाया था कि बहुत सारे धर्म के लोग आएँ और उस पर चर्चा करें और अकबर उनको सुने। शुरुआत में ये केवल इस्लामिक लोगों के लिए खुला था, मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित लोगों के लिए, लेकिन आगे चल के क्या कर दिया, इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया। लेकिन बाद में अकबर ने देखा कि वाद विवाद नहीं हो रहा है, यहाँ तो संघर्ष हो रहा है, और संघर्ष हो रहा है तो उसको फाइनली इबादत खाने को बंद कर दिया गया था। देखते हैं क्या पूछते हैं। इबादत खाना क्या था, वाद विवाद की जगह थी। राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, नहीं यार इतना तो नहीं था, ये तो आप पहले ही गलत कर दोगे। अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, ये भी नहीं था। भय भवन, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ठीक सही है। 30 चौथा और पढ़ते हैं। भय कमरा, जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ उपस्थित होते थे। अब आप देखो इसमें एक शब्द का आपको लगेगा सी या डी में से कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसका भी धार्मिक बातों के लिए, विचारार्थ के लिए, और इसमें भी वही बात कर रहे हैं विद्वानों के लिए। मैंने आपको बताया अकबर ने खुद के लिए, खुद सुन सके इसलिए शुरू किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। और डी क्यों नहीं होगा, डी आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। ये तो खैर कोई मतलब ही नहीं इस बात का। तो हमारा आंसर क्या निकला, हमारा आंसर निकला सी। देखो जो भी आप पढ़ो उस बात में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चीज़ थी और इसका अर्थ क्या था। अगर आपको ये पता है ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इबादत खाना आपने पढ़ा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर था, मतलब बड़ी बात थी, अकबर के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि पहला ऐसा शासक मिला उदारवादी था जो सभी धर्मों को सुनने के लिए भी जगह दे रहा है। ऐसा एक शासक MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो अकबर जब था तो अगर उसने इबादत खाना बनवाया तो हमको पता तो होना चाहिए क्या था। और इतनी सी बात इनने पूछा है कि आखिर क्या था, इनने भी उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, कब बना है, किस समय बना है। ये यूपीएससी काम करनी चीज़ नहीं है। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। फिर से वही शब्दों का जंजाल आपके सामने पटक दिया है। तो इसका पूछना ये चाह रहे हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये आप सब लोगों को पता है कि मुंडकोपनिषद से
जो है सत्यमेव जयते का वाक्य लिया गया है, और जो भारत का राज्य के चिन्ह है उसके नीचे लिखा गया है। यही बात ये बोल रहे हैं कि भारत के चिन्ह के नीचे जो लिखा सत्यमेव जयते है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद, डी इसका आंसर है। क्या आंसर है? डी। सिंपल क्वेश्चन था, फैक्चुअल है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं अगला। देखो सत्यमेव जयते क्या कहाँ से लिया गया है, क्या उसका अर्थ है, ये इससे भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे नटराज की मूर्ति का क्या अर्थ है, अशोक का जो राजकीय चिन्ह है हमारा सारनाथ से जो लिया गया है उसका क्या अर्थ है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। प्री में भी पूछ लेते हैं और मेंस में आपसे लिखवा भी लेते हैं कि बताओ, लिखो भाई क्या अर्थ है इसका। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। बढ़िया करेंगे। भद्राचल, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल। चलिए पहले जब आप टेस्ट पेपर लगाओ तो इसके ऑप्शन पढ़े बिना, अगर हमने पूछा है तो या तो कोई समानता पूछ रहा होगा या कोई भिन्नता पूछ रहा होगा, तो आप देखना इनमें से समान कौन कौन से हैं, वो तो आपका थोड़ा आसान बनेगा ये वाला क्वेश्चन। उपयुक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं। जब मैंने पूछा था ना, एक ही चीज़ पूछा गया चार में से कि भाई चार में से कौन से दो या कौन से तीन या कौन से सारे समान हैं, तो दो का नाम तो आपने खूब ही सुना होगा, चंदेरी की साड़ी और कांचीपुरम की साड़ी। भद्राचलम क्या है, एक धार्मिक स्थान है, राम भगवान से संबंधित मंदिर है। करनाल भी आपको पता है कि साड़ी तो नहीं बनती है करनाल में। तो 2 और 3 जहाँ होगा वो हमारा आंसर होगा, तो बी हमारा आंसर है। इसमें एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा फैक्ट पता होना चाहिए था तो बन गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपको टफ महसूस हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर एक कंसेप्चुअल हो तो आप उनको आसानी से बनाते हो, फैक्चुअल में ऐसा आप पढ़ भी सकते हो, उनको हो सकता है आपको वो फैक्ट आपको मिला भी ना हो पढ़ने में। लेकिन एक साड़ी के बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो, बहुत सारी जगहों के बारे में पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर में, तो कांचीपुरम और चंदेरी तो सबसे पहले नंबर पे आती है इन साड़ियों में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द कहाँ मिला है। देखो अभी हमने पिछले जो वीडियो थे उनमें क्वेश्चन आया था नागर, द्रविड़ और बेसर शैली किससे संबंधित है, तो मैंने बताया था मंदिर निर्माण शैली है। ऐसी पंचायतन जो शैली है वो मंदिर निर्माण की शैली है। उसमें मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, एक मंदिर बनाया जाएगा और कोने पे 4 मंदिर बनाए जाएंगे, मतलब टोटल एक मंदिर के परिसर में 5 मंदिर बनेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है पंचायतन शैली। केंद्र बनेगा मुख्य मंदिर और आसपास 4 मंदिर बनेंगे। इस शैली का जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है खजुराहो के मंदिर में। खजुराहो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में अवस्थित है और मध्य प्रदेश में भी छतरपुर जिले में अवस्थित है। ये विश्व विरासत स्थल भी है खजुराहो हमारा। खजुराहो में कामोद्दीप जो मूर्तियां हैं उनकी विशिष्ट पहचान है, मतलब वो दीवारों पे उत्कीर्ण की गई हैं, तो वो भी आप जाके लुत्फ उठा सकते हो उनका भी। तब देखते हैं पंचायतन क्या है, मंदिर निर्माण से संबंधित है। और अगर ज़्यादा पता लगाना चाहिए कि एक मंदिर के 4 और 4 मंदिर बनाए जाते हैं, तो ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा नहीं। मंदिर निर्माण केवल हमको यहाँ दिख रहा है, ना धार्मिक संप्रदाय है ना प्रशासनिक अधिकारी है, क्या है, मंदिर रचना शैली है। कौन सी, पंचायतन शैली। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल आ रहा है, भारी भरकम 1-2 ही दिख रहे हैं, बाकी सब तो 6 पढ़े हैं, 6 में से 5 तो सीधा पूछ रहा है और ABCD आंसर दे रहे हैं, टाइम भी कम खर्च हो रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय शठ दर्शन, इस शठ दर्शन का पिछली साल भी आया था 2013 में, उसमें सांख्य दर्शन के बारे में आपसे पूछा गया था। कौन से दर्शन के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में क्वेश्चन आया था कि सांख्य दर्शन से क्या अर्थ लगाया जा सकता है। तो 6 दर्शन है। पहला है सांख्य, कपिल मुनि का। न्याय, गौतम का दर्शन है। अगला है वैशेषिक, कणाद का है। मीमांसा 2 प्रकार की है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत है, ये दर्शन है। और कौन कौन से हैं इसमें, योग एक है, योग भी शामिल है, और न्याय हमने देख ही लिया है। तो ये 6 दर्शन है। इनने पूछा है कौन कौन से नहीं है, तो वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेदांत और मीमांसा तो है, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन का परिवर्तन किया गया था। न्याय गौतम मुनि का है, वैशेषिक कणाद का है, ये भी है।
वैशेषिक आपको पता होगा कि परमाणु से संबंधित जो खोज हैं इसमें वर्णन किया गया है। हमारे आज के जो कई लोग हैं वो परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में यहाँ खोजते हैं वैशेषिक दर्शन में। ये भौतिकवादी दर्शन है। इन 6 दर्शनों में से 2 दर्शन जो हैं वो भौतिकवादी हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन। अगला है लोकायत और कापालिक, ये नहीं है। अगला है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन के बताया था कपिल मुनि है प्रवर्तक, और योग दर्शन के पतंजलि हैं। अब आप देखो 8 के 8 दर्शन भारत से संबंधित हैं, लेकिन इनने क्या पूछा है, कौन सा 60 दर्शन का भाग है। तो आप समझ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन आप समझ गए तो उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। लोकायत भारत का दर्शन है, एकदम शुद्ध, जो विशुद्ध रूप से भौतिकवादी लोग होते हैं वो लोकायत में विश्वास करते हैं। लोकायत कहते हैं कि घी पियो, भले ही तुमको उधार लेके पीना पड़े, घी पीना चाहिए। यवद जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुखी जियो, और घी पियो भले ही उधार लेके पीना पड़े, मतलब खूब मौज मस्ती करो भले ही उधार लेके करना पड़े। ऐसा नहीं करना है, नहीं, ज़्यादा कई लोगों को पसंद आ जाता है। कापालिक थोड़ा कठोर प्रकार के थे, ये आपको पता हो, जो मुंडी उंडी लेके घूमते हैं नरकंकाल वाले, ये वो कापालिक होते हैं। तो ये रहा है 6 दर्शन। हमारा आंसर है सी कि लोकायत और कापालिक 60 दर्शन से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। करते हैं। गुजराती गुजरात की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, तेलुगु, अब बताओ तेलुगु कहाँ की भाषा है, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। ठीक है, सरकार द्वारा उपरोक्त में से किसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। देखो वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। उन 6 भाषाओं में 4 तो साउथ की हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कन्नड़, यहाँ दिया है, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है मलयालम और चौथी है तमिल, 5वीं है संस्कृत और 6वीं है उड़ीसा। सबसे लास्ट में जो भाषा जुड़ी वो है उड़ीसा। इस उड़ीसा भाषा के लिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो शास्त्रीय भाषाओं से, क्योंकि ये जो साल है इस टाइम पर शास्त्रीय भाषा न्यूज़ में थी। उड़ीसा का जोड़ने, उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने के लिए बात चल रही थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे जब उड़ीसा को जोड़ लिया गया तो उड़ीसा के बारे में, उड़िया भाषा के बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया। होती क्या है शास्त्रीय भाषा? ऐसी भाषा जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो, इतनी पुरानी होनी चाहिए, और उसका खुद का, अब कैसे पता चलेगा पुरानी है, तो उसका साहित्य मिलता हो 1500 से 2000 साल पुराना। अब संस्कृत का साहित्य तो कितना ज़्यादा पुराना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, वो भाषा जो है मूल भाषा होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरी भाषा भी परिवर्तित हुई, फिर परिवर्तित हुई, फिर परिवर्तित हुई, ऐसा। इसलिए संस्कृत तो है, हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी जो बनी वो संस्कृत को ही तोड़ मरोड़ के बनी है। संस्कृत के सरलीकरण के बाद हिंदी बनी है। तो यहाँ गुजराती नहीं है। हमने देखा कि 6 भाषाएं जो हैं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हैं। सबसे लास्ट वाली भाषा कौन सी है? सबसे लास्ट वाली भाषा है उड़िया भाषा। तो 2 और 3 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा आंसर है। याद रखिए, ये चीज़ करंट में थी तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि थोड़ा टफ जैसे, लेकिन है नहीं है, घबराइए नहीं। करंट में जो रहता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, भले ही इतिहास का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, किसी का भी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? शास्त्रीय असम का नृत्य है। और अंकिया नाट इससे जो है बहुत अच्छे से संबंधित है। शंकरदेव जो है इससे बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहे थे, वैष्णव संत थे शंकरदेव। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक का मेल है। अच्छा जी, देखते हैं मेल है कि नहीं। नहीं, हमने एक देख चुके हैं कि कौन सा नृत्य जो है संगीत, नृत्य और नाटक का मेल है। संगीत मतलब जिसमें गाना वाना भी गाया जाता हो, नृत्य मतलब नाच भी किया जाता हो, नाटक भी दिखाया जाता हो। तो शास्त्रीय में ये सुविधा शामिल नहीं है। कौन सा सही है पूछा है हमसे यहाँ पे, तो जहाँ एक है वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, नाटक एकदम सही है, सॉरी मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक का मेल है। एक्चुअली संगीत पूछा है, मैं नृत्य पे चला गया था। शास्त्रीय संगीत जो है नृत्य और नाटक का मेल है, एकदम सही बात है ये वाला शास्त्रीय संगीत के बारे में। दूसरा,
यह असम के वैष्णवों की सदियों पुरानी जीवित परंपरा है। ये भी एकदम सही है। मैंने आपको शंकर देव का नाम बताया था अभी, उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अंकिया नाट जो है, अंकिया नाट इससे जुड़ा है, मैंने पहले ही बताया था आपसे, अंकिया नाट इससे जुड़ा है। और अंकिया नाट अगर इससे जुड़ा हुआ है तो नाटक संबंधित होगा। वैष्णवों से जुड़ा है, शंकर देव के बारे में मैंने बताया था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है तुलसीदास, कबीर, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों एवं तालों पर आधारित। ये गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि शंकर देव से संबंधित है। तो जहाँ 3 है वो अच्छा निकल ही आया है। 1 और 2 हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। याद रखिए क्या होगा इसका आंसर, कि नृत्य और नाटक का मेल है। नाटक कौन सा जुड़ा है इससे? अंकिया नाट इससे जुड़ा हुआ है। अंकिया नाट्य जो है इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है? वैष्णवों द्वारा सदियों पुरानी परंपरा है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भी शामिल है। सोचो, अब शास्त्रीय भाषा भी पूछ लिया है और शास्त्रीय नृत्य भी एक ही एग्जाम में पूछ लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बी आंसर हमने इसका निकाल दिया है। भारत की संस्कृति में, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? आप लोगों को पता होगा कलारीपयट्टू का संबंध है केरल से। देखो शब्दों पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा केरल का है। कलारीपयट्टू क्या है? वहाँ का एक मार्शल आर्ट है ये कलारीपयट्टू। याद रखिएगा क्या है कलारीपयट्टू? मार्शल आर्ट है। कहाँ का है? केरल का है। इनने पूछा है क्या है, मैंने आपको बताया, आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ न्यूज़ में रह रही हो तो उसको तुरंत देखना। कलारीपयट्टू उस समय पे करंट में था। शैव धर्म का एक प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। नहीं, गलत। हमने देखा क्या है? एक मार्शल आर्ट है। यह प्राचीन है, एक प्राचीन शैली का कांस्य और पीतल का काम है। नहीं, गलत है, ये भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला है नृत्य नाटक का एक प्राचीन रूप है और मालाबारी के उत्तरी भागों में एक जीवित परंपरा है। ठीक है, क्योंकि मालाबार कहाँ पे है? केरल में है। देखते हैं, इसको रखते हैं अभी अपने ऑप्शन में। है दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक प्राचीन मार्शल आर्ट, यही मैं बोल रहा था, और जीवित परंपरा है। एकदम सही है आंसर डी। आप देखो, आपको घुमाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि नृत्य नाटक का, नृत्य नाटक नहीं है, मैंने बोला मार्शल आर्ट है। नृत्य नाटक का एक प्राचीन रूप है और मालाबारी के, अब जैसे मालाबार शब्द आएगा आप सोचोगे केरल में है तो आप इसको लगा दोगे, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत है। 9वें का आंसर क्या होगा? डी होगा 9th का आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। बुद्ध इतिहास। आप लोग वही सोच रहे हो कि भाई बुद्ध नहीं आए हैं अभी तक, जैन नहीं आए हैं, क्योंकि हमने डिस्कस करने के दौरान ये तो देख ही लिया कि बुद्ध जैन तो मिल ही रहे हैं। तो आ गए हैं बुद्ध। भारत की बुद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ये आप याद नहीं करते हो, पढ़ते भी नहीं हो, लेकिन उस समय पे न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी इसको टफ कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। विख्यात तीर्थस्थल, बुद्ध धर्म के तीर्थस्थल हैं और ये अवस्थान जहाँ वो अवस्थित हैं। पहला ताबो मठ और मंदिर परिषद। क्या है पहला? ताबो मठ और मंदिर परिषद। कहाँ पे है? स्पीति घाटी। एकदम सही है। दूसरा है लोथसब लखंग मंदिर, नाकोस, ये जास्कर घाटी। ये नहीं, गलत है इसका आंसर, मतलब 2 जास्कर घाटी में नहीं है। तीसरा है अलची मंदिर परिसर। तीसरा एक है लद्दाख। कौन सा सुमेलित है पूछा है, तो 1 और 3 जो हैं वो सुमेलित हैं। मैं बोले ही रहा था एक क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है। एक्चुअली ये जो हैं वो बौद्ध मठ हैं, ये सारे के सारे। और कौन सी उनकी जगह है, उनने राज्य नहीं पूछा है, भौगोलिक स्थिति पूछ ली है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ये वाली बात जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी। और बौद्ध मठ जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक ही क्वेश्चन तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। कई लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा था, ठीक भी ऑप्शन था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये न्यूज़ में थे उस टाइम पे, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। अगर न्यूज़ में थे तो आपको उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों, आज युग्म बहुत पूछ रहे हैं, युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात, अरे जाने ही जाते हो आप तो,
पंखेड़ा हो पंखेड़ा, गुजरात के बारे में। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं वहाँ तो सही हो गया, बहुत बढ़िया, आपने एक सही कर लिया है। तो जहाँ एक है वो हमारा आंसर हो सकता है, बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको जरूर देखना कि सही सुमेलित पूछा है या सही नहीं पूछा है। दूसरा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आप कमेंट करके बताओ, हम पढ़ चुके हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। तो आप मुझे बताओगे कि मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है, उड़ीसा का नहीं है, ये मैं बता दूंगा क्योंकि हम लोग डिस्कस एक बार कर चुके हैं इसको। यक्षगान कर्नाटक का है, हम ये भी देख चुके थे पिछली वीडियो में। तो 1 और 3 एकदम सही सुमेलित हैं। 11 का आंसर निकलेगा सी, याद रखिएगा। कमेंट करके मुझे बताना कि मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। अगर नहीं बता पाए तो ध्यान रखना। आपको जो शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि कहाँ का है और उसकी 2-3 विशेषताएं जो बहुत खास विशेषताएं हों। मतलब विशेषता का मतलब ऐसा जो उस नृत्य को बाकी 7 नृत्यों से अलग करती हूँ। जो कॉमन है वो तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उससे का आपका क्या ही मतलब है कि सब नाचते हैं भाई नृत्यों में इसमें तो क्या करना है। लेकिन जो उसकी विशिष्ट, जो उसमें अद्वितीय हो, उसी के लिए हो, उसको जरूर आपको पढ़ना है। आज के क्वेश्चन में हमको ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है। टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है, सीधा फैक्ट पूछ रहे हैं तो आसानी से पढ़ के हम लोग निकल रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं की रचना। देखो दादू दयाल का वर्णन पिछली बार भी आया था, लेकिन आपको ये पता होगा बीजक किसकी है? कबीर की रचना है। कबीर को आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये सिकंदर लोदी जो था उसके समकालीन थे। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने इनको 2 बार मरवाने की कोशिश की थी। कबीर जो है एक भक्तिकालीन संतों में निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं और कबीर का ऐसी स्थिति थी कि सामाजिक सुधार पर ज़्यादा बल देते थे, कर्म कांड को एकदम विरोध करते थे। बस इनकी एक कमी थी, महिलाओं के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिखा है, महिलाओं को कम आता है। तो आज से आप एक याद रखोगे कि कबीर ने जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान का मामला कम रहा है कबीर का, लेकिन बाकी जगह इनका तोड़ नहीं है। ये हर उस चीज़ का विरोध करते हैं जो दिखावे के लिए है। ये कहते हैं भक्ति अगर करनी है तो प्यार प्रेम से करो, लेकिन इनका प्रेम भी बहुत खतरनाक है। आपने सुना होगा, हम कबीर कहते हैं कि कबीर से कहा किसी ने कि ऐसा है कि हमको भी तुम्हारे साथ ले लो, हम भी मतलब भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। कबीर बोले, हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा तासु का जो चले हमारे साथ। मतलब है कि मैं अपना घर जला के आया हूँ, तब जाके इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आया हूँ, और अब उसका घर जलाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ चल रहा है। तो सब भाग गए, उन्होंने कहा नहीं कबीर तुम ठीक आदमी नहीं हो। तो ऐसी भक्ति करना पसंद करते थे। वो भक्ति के टफ जो कठोर मार्ग था उसमें विश्वास करते थे। सोचो भक्ति में भी कठोर मार्ग में विश्वास करते थे कबीर। तो याद रखिएगा आप, समाज सुधार में तो काफ़ी सारा काम किया है। शाकाहार के ये जो है समर्थक थे कबीर। तो इनने लिखी है बीजक, तो ये कथन हो गया गलत पहला। तो जहाँ 1 है वहाँ हमारा सही नहीं हो सकता। तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा, या तो केवल 2 या दोनों नहीं। पुष्टि मार्ग का दर्शन माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया है पुष्टि मार्ग का दर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर हमारा बना बी। याद रखिए, देखो भक्ति का मैंने 2013 में जब डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तभी आपको बताया था कि 2013 के बाद से भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल रहे थे, और उनमें से एक तरीका क्या है? समकालीन पूछना। यहाँ तो नहीं पूछा है, लेकिन समकालीन वो जरूर पूछते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? मंगनियार के नाम से जाने जाने वाला समुदाय निम्न में से है। क्या पूछा है? मंगनियार। क्या भाई मंगनियार? पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात। देखो एक मार्शल कला कलारीपयट्टू ऑलरेडी इस पेपर में पूछी जा चुकी है। मतलब 2014 के पेपर में कलारीपयट्टू पूछी जा चुकी है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचते तो इसका ए तो नहीं हो सकता भाई, अगर आपको मंगनियार न्यूज़ नहीं भी पता। मंगनियार भी उस साल न्यूज़ में था, तो ऐसा आप करंट पढ़ते ही हो ठीक ठाक। दूसरा, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात। ये आंसर एकदम सही है। मंगनियार लोग पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं, पश्चिमोत्तर पंजाब वाले एरिया में, पंजाब उधर, और उत्तरी राजस्थान पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, और
पश्चिमोत्तर प्रांत में संगीत परंपरा से संबंधित हैं। ये आपको याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए। बाकी दो तो नहीं होंगे, दक्षिण भारत के संबंधित नहीं है। बस अगर आपको पता होता कि इनका संबंध पश्चिमोत्तर भारत से है तब भी ये आंसर बन रहा था, क्योंकि ये तो आपको पता हो सकता है कि ये संगीत परंपरा से जुड़े हैं मंगनियार, लेकिन अगर आपको पता होता पश्चिमोत्तर भारत तब ये क्वेश्चन बन सकता था। मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात, नहीं, गलत। तो कौन थे मंगनियार? मंगनियार थे पश्चिमोत्तर भारत के संगीत से संबंधित लोग थे, यह संप्रदाय था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, फिर से आ गया बुद्ध का एक क्वेश्चन जो आया था, टफ आया था, तो आपको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? इनमें कम से कम आपको 3 शब्दों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। पहला कौन सा राज्य, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है जीवन। अब देखते हैं, अवंती। आप लोगों को ने ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि चंड प्रद्योत अवंती का शासक था, और जब बुद्ध जीवित थे तो उन्होंने बुद्ध को बुलाया था कि महाराज एक बार तो अपने दर्शन दो, अपने चरणों को मेरे राज्य में रखो ताकि मेरा राज्य धन्य हो जाए। लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया था कि नहीं भाई चंड प्रद्योत, ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब, लेकिन मैं छोटू को भेज रहा हूँ। छोटू मतलब अपने शिष्य को भेज रहा हूँ। तो बुद्ध अवंती में नहीं जा पाए थे, लेकिन उनके शिष्य को भेजा था। और इसमें क्या पूछा है? जीवन की घटना से जुड़ा है, मतलब उनने अपने जीवन में कोई ना कोई घटना, वहाँ गए होंगे, घूमे होंगे, ऐसा जुड़ा है। तो अवंती इसमें नहीं हो सकता है, तो मैंने आपको बताया चंड प्रद्योत ने बुलाया था। दूसरा गांधार। जब आप मैप पे गांधार देखोगे तो गांधार एकदम पश्चिमोत्तर वाला प्रांत है, गांधार अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, तो वहाँ भी बुद्ध नहीं गए थे। तो 1 और 2 जहाँ हैं वो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, गया, ये निकल आया है, 1 यहाँ पे है। तो आंसर क्या होगा 14 का? 14 का आंसर होगा सी, 3 और 4। कौशल था और मगध था। कौशल और मगध तो बुद्ध के 8 महास्थानों में शामिल हैं। 8 महास्थान कौन कौन से हैं? एक बार जाकर उनको रिवाइज करना है। जैसे बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है, बुद्ध ने जहाँ पहला उपदेश दिया, जन्म हुआ लुम्बिनी में, उपदेश दिया सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति बोधिगया में, फिर कौशल भी एक जगह थी, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। ऐसे 8 स्थान हैं। उन 8 स्थानों का संबंध बुद्ध के जीवन से है, तो आपको वो याद होना चाहिए 8 के 8 स्थान। अभी क्या हुआ है, बुद्ध सर्किट बनाया गया है जहाँ बुद्ध से के जीवन से जुड़े सभी स्थलों का आपको भ्रमण कराया जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें बुद्ध सर्किट में शामिल हैं। ये रेलवे की एक योजना है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक 14 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और मॉडर्न से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यही मैं आपको बता रहा था, क्रम तो है मॉडर्न का, एंशिएंट का और फिर मिडाइवल का, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन टफ आते हैं वो किसी से नहीं बनते हैं। अदरवाइज एंशिएंट मिडाइवल का आप भी देख रहे हो, या तो ये सबसे बन जाएंगे या किसी से नहीं बनेंगे। कोई ही रेयर व्यक्ति होता है जो बना लेते हैं टफ क्वेश्चन को। मध्यकालीन, अब आया है 14 क्वेश्चन एंशिएंट से हैं, अब आया है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पदनाम, महत्तारा और पट्टकिला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब जो 14 से क्वेश्चन का एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ। इसमें शुरू हुआ कि मध्यकाल का कोई शब्द उठाते हैं और उस शब्द के बारे में पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो आपने जो एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जहाँ से भी इस नोट से पढ़ रखा है, उनमें आजकल ये शब्द भी भरमार से दे रहे हैं, जो खास खास शब्द हैं बहुत ज़्यादा। महतारा आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, महत्तर तो आपने पढ़ा होगा जरूर, प्राचीन भारत से संबंधित था महतर। कौन होते थे महतर? महतर होते थे राज्य गांव के प्रमुख, मतलब गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो प्रमुख होता था, उसको महतर कहा जाता था। शुरू में यूपीएससी ने 2 शब्द से शुरू किया था, गांव का मुखिया, मतलब पहले 2 शब्द पूछता था और फिर लास्ट में क्या कर दिया, लास्ट में केवल 1 शब्द पूछना शुरू कर दिया था। तो अगर आपको यहाँ महतर का भी पता होता तब भी आप निकाल सकते थे। देखते हैं, सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ और शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो हमको आंसर पता है, गांव के मुखिया का संबंध होता था महतारा या पट्टकिला से। ठीक है, अब बढ़ते आगे। उस टाइम आप देखो कितना ज़्यादा रेशियो था हिस्ट्री का, अभी भी है। जब हम जाएंगे किसकी ओर धीरे धीरे, तब भी आप देखो कि हिस्ट्री का कितना ज़्यादा योगदान है।
अब जाके क्वेश्चन आया है 16वां क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन जो थे वो एंशिएंट से और मिडाइवल से थे। यही बात मैं आपको पहली क्लास में बता रहा था कि ऐसा भी आपको सन मिलेंगे, 19 भी एक ऐसा सन मिल सकता है आपको। देखते हैं आगे, 19 या 20 ऐसा कोई एक सन है जहां मिडाइवल पूछा गया था थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं, एंशिएंट ज़्यादा पूछ रहे हैं। अभी मिडाइवल का केवल एक क्वेश्चन था इनमें। सोचिए आप, कर्जन द्वारा, कर्जन बहुत खराब आदमी था आपने सुना होगा कर्जन के बारे में। उसने केंद्रीयकरण की नीति अपनाई थी और उसके शासन में भारतीयों को बहुत आहत किया गया था। एक उसका कारण था 1905 में उसके द्वारा किया गया बंग भंग, मतलब बंगाल का विभाजन। 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? अच्छा क्वेश्चन है कि कब तक चला भाई? विभाजन तो 1905 में हुआ, लेकिन कब तक रहा विभाजन? आपको पता होगा कि जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं हुई थी जॉर्ज पंचम के समय। पहली घोषणा हुई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया है। अब इससे क्या दिक्कत हो गई कि मुस्लिम संप्रदाय जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, क्योंकि जब तक अंग्रेज ये बात कर रहे थे कि बंगाल का विभाजन कर दिया है, ये मुस्लिमों के हित में है, तो मुस्लिमों को लगा ठीक है, अंग्रेज अपने समर्थक हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तो अंग्रेज क्या कहें? अंग्रेजों के सामने समस्या है कि क्यों रद्द किया भाई? जब मुस्लिमों के हमारे हित में था, हम मुस्लिम हैं, हमारे हित में था, तो अब रद्द क्यों कर दिया है? तो इन्होंने उसका एक तरकीब निकाली। उस जवाब से बचने के लिए दूसरी घोषणा की गई कि दिल्ली को अब राजधानी बनाया जाएगा। ये घोषणा हुई 1911 में, लेकिन लागू किया गया 1912 में। मतलब दिल्ली को स्थानांतरित 1912 में राजधानी बनाया गया था। तो इससे पहले राजधानी क्या थी? इससे पहले राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। क्यों दिल्ली को राजधानी बनाया गया? क्योंकि दिल्ली 500-600 साल का इतिहास था दिल्ली का कि वहाँ पे इस्लामिक सत्ता बनी हुई थी, तो मुसलमानों को प्रसन्न करने की देखो उन्होंने फूट डालो की नीति शुरू से अपनाई। फूट डालो, राज करो, कैसे भी करके हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग किया जाए, ये नीति उन लोगों ने अपनाई थी। उस नीति का हिस्सा बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन को तो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल जो हमारे थे, अरविंद घोष, इन सब ने इतना प्रयास किया कि उनको फाइनली बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। तो दिल्ली को, और साथ में क्या कर दिया, 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया है। देखते हैं क्या कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत थी और विभाजन समाप्त हो गया था। नहीं, ये तो गलत। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, और ये 11 में तो पता ही नहीं था ना कि 1914 में युद्ध होने वाला है। आप लोगों ने वाला बात पढ़ी होगी। चलिए, बी ऑप्शन है, किंग जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया था। सही है, किंग जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया था। यही बात हम लोगों ने पढ़ी थी। जब इसकी बात एक और है कि दिल्ली को जब राजधानी बनाया गया था तो होर्डिंग उस टाइम पे वायसराय था, होर्डिंग रथ यात्रा चल रही थी, होर्डिंग की जुलूस निकाल रहा था। तो रास बिहारी बोस का नाम याद रखना, बोस लोग बहुत खतरनाक रहते हैं। एक है रास बिहारी घोष, वो शांति वाले व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा लड़ाई वड़ाई से मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे रास बिहारी बोस, वो तो एकदम विश्वास करते हैं तोड़ फोड़ दो। तो उन्होंने बम फेंकवाया था किस पे? होर्डिंग के जो जुलूस निकल रहा था उस पर। होर्डिंग बच गया था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी वो उसकी मृत्यु हो गई थी बेचारे की। चलो, तो हमारा आंसर निकल के आया बी। लेकिन पढ़ते हैं, हो सकता है सी और डी में कुछ छुपाओ। महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, ये तो आपको आंख बंद करके भी अगर ये बात बोलूं तब भी आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि हो ही नहीं सकता। चलो मानो आपको पता भी नहीं 1911 में हुआ है या जॉर्ज पंचम को हुआ है, वैसे होना चाहिए पता, लेकिन नहीं, तो 2 तो नहीं हो सकते। भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इस बात में 1911 में हो गया था। यूपीएससी में 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आता है ABCD वाला, तो इसमें 2 ऑप्शन आप आराम से छांट सकते हो, लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है अगर आपको पता है 1911 का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महारानी विक्टोरिया की घोषणा। आज क्या सब महाराजों की घोषणा पूछ लेंगे क्या? जॉर्ज पंचम की भी पूछ ली, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था?
देखो 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को बड़ा दुख हुआ। उसका एक कारण था कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में लड़ रहे हैं। अंग्रेजों का हो गया दिमाग खराब कि अगर ये साथ में लड़े तो अपन 10-20 साल ही जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो भारत से भागना पड़ेगा। तो उन्होंने तभी से कसम खा ली थी 1857 से कि इनको अलग अलग करो, इन दोनों को अगर अलग कर दिया तो हमारा काम ठीक से चलेगा। तो यही उन्होंने रणनीति अपनाई और उसी रणनीति का एक हिस्सा था बंगाल विभाजन। तो 1858 में कई सारी घोषणाएं की गई। पहली घोषणा की गई कि अब रानी का प्रत्यक्ष शासन होगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है। उसी के साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, मतलब वायसराय जो है अब रानी का प्रतिनिधि होगा। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही था। दूसरा था कि अब रानी विलय विस्तार की नीति नहीं करेंगी। अब रानी जो है किसी भी देसी रियासत या किसी भी भारतीय रियासत का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं करेंगी। इसके पीछे तर्क समझिए। उस टाइम तक लगभग सारी की सारी विरासतें ब्रिटिश के कब्जे में थी। अब किसको मिला लो, और बाकी जो बचे थे उन सब ने 1857 में इनका साथ दिया था, तो इन सबके साथ ही थे। तो साथी को मिला क्या करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश खुद तो अकेले भारत पे साम्राज्य नहीं कर सकते थे। उन्हें कुछ अपने ऐसे लोग चाहिए थे जो भारत के हों और जिन्हें भारत में मान्यता प्राप्त हो और वो ब्रिटिश की जयकारें लगाते रहे। ऐसे लोगों की जरूरत थी, तो ऐसे लोग भी उस टाइम पे उपस्थित थे। तो इन्होंने क्या नीति अपनाई? विलय विस्तार की नीति को त्याग दिया। भाई नहीं करना हमको अब विलय विस्तार। अरे कहाँ से करोगे, बचा कौन है विलय विस्तार? झांसी को खत्म कर लिया, राजस्थान पूरे पे कब्जा कर लिया, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया, बंगाल पे तुम्हारा कब्जा है ही, अवध को पहले ही लूट लिया, अब बचा क्या? पॉइंट है मराठाओं को हरा के मराठवाड़ा क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, कुछ नहीं बचा है। इसलिए विलय विस्तार की नीति त्याग दी। और क्या किया 1858 में? एक बात और समझ ली कि सैनिकों को पुनर्गठन करना पड़ेगा। क्योंकि ये भारतीय सैनिक कभी भी लड़ सकते हैं। तो सेना का पुनर्गठन किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी में। याद रखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी में सैनिकों का रेशियो बढ़ा दिया, मतलब हर भारतीय सैनिक पे ब्रिटिश का रेशियो बढ़ा दिया गया था। ये बात भी आप याद रखिए। अब देखते हैं आगे, अब क्या है इसमें, क्या कहना चाह रहा है। पहला है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ये वाली बात, मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, भारतीय मतलब जहाँ एक है वो हमारा आंसर हो सकता है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, एकदम ये बात सही है, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि कौन बन गया है? वायसराय बन गया। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। अभी तक कौन था? गवर्नर जनरल था, और वो किसका प्रतिनिधि था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हुआ करता था। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन नहीं, कोई नियमन नहीं करना है हमको ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब तो हमारा शासन है, हमारा मतलब क्राउन का शासन है। और जब क्राउन का शासन है, इसकी भूमिका इनने कब बना ली थी? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में। और प्रक्रिया कब खत्म हुई? इस 1858 की महारानी की घोषणा में। इसी घोषणा को आगे चलकर एक्ट में बदल दिया गया था। 1853 में भी एक एक्ट आया था। इससे पहले, एक्ट से पहले क्या कहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से? कि तुम्हारा शासन 20 साल तक बढ़ाया गया। इस एक्ट में क्या कह दिया था? कि रानी के मतलब संसद की इच्छा अधीन रखा गया है, अब कभी भी हम तुम्हारा खत्म कर सकते। मतलब पहले तुमने तय कर लिया था, बहाना ढूंढ रहे थे, बहाना मिल गया 1857 की क्रांति का। तो 1 और 2 जहां होंगे वो इसका आंसर होगा 70 का। तो आंसर क्या है? ए आंसर है, जहां 1 और 2 हैं और 3 इसमें शामिल हो नहीं सकता है। क्लियर? तो ये आंसर आसान था ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना दोगे। गदर आंदोलन, देखो सन कौन सा है? 2014। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913। तो 100वां वर्ष मनाया गया था 2013 में। तो जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में थोड़ा करंट वरेंट का योगदान कम है, तो ध्यान रखिएगा, जिसको भी 100 साल हो गए हैं, जिसको भी 75 साल हो गए हैं, 150 साल हो गए हैं, 250 साल हो गए हैं, उन सबको आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस का बहुत न्यूज़ में है, उनकी जयंती को शायद 125 साल हो गए हैं। आप उनको ध्यान रखिएगा, उनसे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। चलिए अब देखते हैं गदर आंदोलन। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में एक हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ, और उसका गठन किया था लाला हरदयाल द्वारा।
ये जो हिंदी एसोसिएशन थी, ये हिंदी एसोसिएशन एक समाचार पत्र निकालती थी और उस समाचार पत्र का नाम था गदर। उसी समाचार पत्र के नाम पर इस हिंदी एसोसिएशन का नाम पड़ा गदर पार्टी, और इसने जो आंदोलन चलाया उसको बोला गया गदर आंदोलन। क्या था भाई गदर आंदोलन? गदर आंदोलन था कि अमेरिका में रह के भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करना, भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना। देखो भारतीय उस टाइम पे लगभग जो प्रसिद्ध देश थे, फेमस देश थे, हर जगह से प्रयास कर रहे थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में बैठे हुए इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। मैडम भीकाजी कामा वो इधर यूरोप के बाकी क्षेत्रों से कर रही थी, फ्रांस से और जर्मनी में वो उन्होंने ऐसे काम किए थे। तो कई सारे लोग थे जो विश्व के अलग अलग देशों से भारतीयों का समर्थन कर रहे थे और उसका सफलता हमको मिली। देखते हैं भारतीयों के क्रांतिकारी संघ, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये मैं आपको बताया था। और कब गठित हुआ था ये? 1913 में। किसने गठित किया था? लाला हरदयाल ने। तो इसका ए आंसर होगा 18वें का। एक और पढ़ लेते हैं आखिर और क्या है। एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित था। नहीं, सिंगापुर से तो नहीं था। सिंगापुर में तो आप आगे देखोगे कामागाटा मारू जो था वो सिंगापुर से संबंधित था। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। एक उग्रवादी संगठन नहीं, ये भी था बर्लिन में, तो नहीं था। अगला है भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद था। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में अवश्य हुई थी, ये बात सही है, 1920 में हुई थी। लेकिन गदर आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं था। गदर आंदोलन का संबंध तो केवल भारतीयों के क्रांतिकारी संघ था जो अमेरिका में गठित हुआ था। इन गदर पार्टी के नेताओं ने कामागाटा मारू में भी, जब कामागाटा मारू घटना हुई थी, एक जहाज था 1914 में, उस घटना में भी भारतीयों की सहायता की थी, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा, लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? इस अधिवेशन में घोषणा की गई कि अब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए है, और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई 26 जनवरी को। यही कारण है कि हमने जो अपना संविधान नवंबर में बनने के बावजूद, हमारा संविधान नवंबर में बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमने नवंबर में उसको स्वीकार नहीं किया था। 26 जनवरी 1950 को, 1949 में 2-3 महीने का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार किया, क्योंकि यह वही तारीख थी जिस दिन भारत ने अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इससे पहले भी कांग्रेस अधिवेशन में एक बार इस मांग को रखा गया था, लेकिन गांधी के कहने पर वापस ले लिया गया था। लेकिन यहाँ तो अब समर्थन मिल गया है। और नेहरू जी का इसमें समर्थन किया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। तो 1929 में क्या है? लाहौर में हुआ था। ये बात हमने 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें बात की थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या डिमांड की गई थी कि हमको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो नेहरू जी और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा क्या बात करते हो बड़े नेहरू जी, ये कोई बात है? तो डोमिनियन स्टेट्स दो, कोई नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेट्स, अब तो पूर्ण स्वतंत्रता की बारी है, अब जो भी हो जाए हमको पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। ये इस अधिवेशन का सबसे खास है। और ऐसा ही एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, कहाँ पे हुआ था? कराची में। उसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। उन्होंने 1931 में मूल अधिकारों की घोषणा की थी उस अधिवेशन में। 1931 के में 2 अधिवेशन जो हुए थे आसपास में, ये दोनों खास थे। स्वशासन की प्राप्ति के लिए कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया। स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया नहीं, स्वशासन तो नहीं मांगा था। स्वशासन तो हम कब मांग रहे थे? जब हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया था? जब बंग भंग हुआ था। मैंने आपको अभी बताया था कि बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति अपनाई गई थी। चलिए, तो पहला नहीं है। दूसरा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया, यही इसका एक खास बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
देखते हैं सी क्या कहता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग, नहीं इस टाइम तो डिसाइड ही नहीं हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन करना है या नहीं करना है, तो वैसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। हो सकता है पहले और दूसरे में कन्फ्यूजन हो। आप एक ट्रिक ये भी समझिए कि उन्होंने पहले ही पॉइंट पे दे दिया स्वशासन, तो कई बार क्या होता है आप पहले ही में देखते हो स्वशासन, अच्छा यही होगा, हाँ लगा दो, स्वराज स्वशासन एक जैसा लगता है उस टाइम पे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपके मन में जो ऑप्शन है, आपने अगर पूर्ण स्वराज पढ़ा है तो सबसे पहले ढूंढो पूर्ण स्वराज कहाँ लिखा है। अगर जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आपको भले ही चारों ऑप्शन पढ़ने पड़े, आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे, पढ़ना भी चाहिए चारों ऑप्शन, ध्यान रखिए। अगर आपका पूर्ण स्वराज तय भी हो गया फिर भी एक बार पढ़ने में क्या जा रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ के निकाल दो उसको, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। 2014 में 20 क्वेश्चन आए थे। पॉइंट ये है कि इन 20 में से 15 जो हैं, 14 जो है एंशिएंट्स हैं और एक जो क्वेश्चन है मिडाइवल से। एंशिएंट में हम उसको आर्ट एंड कल्चर से अलग कर सकते हैं, अगर हम आर्ट एंड कल्चर को रख दें तो फिर वो थोड़ा उनका रेशियो कम हो जाएगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर का रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो कोर जो हिस्ट्री है उसमें तो अभी भी हमारा मॉडर्न का वर्चस्व रहेगा। रेड क्लिफ समिति, आपने पढ़ा होगा रेड क्लिफ समिति के बारे में। रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा कहाँ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है वो वाली रेखा, डूरंड रेखा। मैकमोहन और जॉनसन रेखा कहाँ पे है, मैकमोहन और जॉनसन रेखाएं हैं भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा पे तो काफी ज्यादा विवाद चल रहा है अभी चीन के साथ, तो हमारा डोकलाम में भी आ गए थे वो लोग, लद्दाख में भी आ गए थे, क्या करें हम, दे रहे हैं जवाब, उनको करारा जवाब दिया जा रहा है। चलिए, रेड क्लिफ समिति का क्या संबंध था, रेड क्लिफ रेखा बनाई थी और रेड क्लिफ रेखा क्या थी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा थी, आपको ये याद रखना है। भारत में, अब इसके पढ़ते हैं ऑप्शन, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, नहीं अल्पसंख्यकों की समस्या उनको मतलब ही नहीं था अंग्रेजों को, अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझे नहीं सुलझे, उनको तो जमाना लिया था कि 1947 में भागना है कैसे भी यहाँ से। क्यों, क्योंकि अब भारतीय बहुत परेशान कर रहे हैं और खुद की स्थिति भी कमजोर हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर कर लिया था तो उनको भागना था, उनको मतलब नहीं था अल्पसंख्यकों से। जब तक शासन कर रहे हैं तब तक उनको मतलब था। अगला, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, ये भी गलत है, कोई ऐसा उनका मुद्दा नहीं था कार्य रूप में परिणत करने के लिए, मतलब स्वतंत्रता विधेयक जो आया है उसको क्रियान्वयन करने के लिए, तो ये भी गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को स्पष्ट ही दे रखा है, सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, और इसने जिस सीमा का निर्धारण किया उस सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। रेड मतलब खतरा, तो आज भी वो भारत और पाकिस्तान खतरे वाली सीमा ही है। ये तो पूर्वी बंगाल में दंगों की जंग नहीं, ये भी गलत। पूर्वी बंगाल की एक बात ये है, इसका आंसर है सी, कि जो गांधी जी थे, जब भारत में भयंकर आंदोलन चल रहे थे, जब भारत में भयंकर मारकाट चल रही थी, तो गांधी जी एक व्यक्ति थे जो बंगाल में आंदोलनों को, जो दंगों को शांत करने के लिए गए थे। तब माउंटबेटन ने कहा था कि ये तो वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, तो ऐसे थे गांधी जी। चलिए, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किए 2014 के क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको 2015 के क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।